हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का ALP का 5वां सीरीज है और ALP के 5वें सीरीज में हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग समय को न व्यतीत करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न, रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प भरिए। ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है, बीच में स्पेस है। ठीक है, तो किस पे निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आवृत्ति। ध्वनि की पिच किसके पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे निर्भर करती है। ध्वनि की जो है पिच आवृत्ति पे निर्भर करती है। किस पे करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। थोड़ा इससे हम लोग जो कनेक्टेड वर्ड्स है, प्रश्न है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहीं पर आवृत्ति, ठीक है, क्या हो? आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति बढ़ रही हो, पिच, ठीक है ना, पिच क्या होगा? पिच पोस्ट में कर लीजिए तारत, तारत्व। ठीक है, अगर ये भी बढ़ रही हो तो आवाज क्या होगी? पतली होगी। कैसी होगी? पतली। ठीक है, अगर आवृत्ति क्या हो? आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति घट रही हो, ठीक है, अब पिच जो है तारत्व भी कम हो रहा हो तो आवाज क्या होगी? मोटी होगी। कैसी होगी? मोटी होगी। समझ में आया? मोटी। तो ये जनरली क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आया हुआ भी है कि लोग कहते हैं कि इनका आवाज क्या है? पतला है, इनका मोटा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, आवृत्ति और पिच तारत्व जो होता है बढ़ने की वजह से आवाज पतली होती है। ठीक है, और क्या होता है कि आवृत्ति और तारत्व कम होने की वजह से आवाज मोटी होती है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन? देखते हैं, यहाँ पे दिया है रिएक्शन H2O2, ठीक है, प्लस Cl2। ठीक है, इसका रिएक्शन हुआ है तो हमें प्राप्त हुआ है 2HCl प्लस O2। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन में देख लेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो संतुलित, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कंप्लीट। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। तो ये कैसा है? बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो देखिए H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो जो H2 और O2 है ये ऑक्सीकरण के रूप में काम करता है। किसके रूप में? ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीकरण। तो ये क्या है? H2O2 एक H2O2 क्या है? एक ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑक्सीकरण जब शब्द आया है तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या कि ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना या ऑक्सीजन का वृद्धि होना, या ऑक्सीजन का क्या? ऑक्सीजन का वृद्धि होना, जुड़ना या संयोजन होना, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। या तो दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब ये सभी के सभी क्या है? हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का कमी, हाइड्रोजन का त्याग। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होंगे? ऑक्सीकरण के बारे में बताते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना,
निकलना या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी होता है। ये जब तीनों यहां पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन। मतलब ऑक्सीकरण का मतलब एक समझिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, मतलब स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। इस तरह से भी आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना हो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से भी आप, लेकिन ये मुख्य बातें हैं। ठीक है, इसको आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी आया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न एक बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो देखिए इसमें पोलोनियम, सिलिकॉन, बिस्मथ, बोरान, तो इसमें जो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है वो है बिस्मथ। क्या है, बॉर्डर लाइन तत्व क्या है, बिस्मथ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर लाइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बॉर्डर लाइन तत्व क्या है। ठीक है, बॉर्डर लाइन जो तत्व होते हैं उनको उपधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। बात समझ में आया, उपधातु बोला जाता है, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 उपधातु मौजूद हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है, जो अभी मैं आपको निम्न करने वाला, मतलब नीचे लिख के बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो धातु है वो क्या है, बोरान है। क्या है, बोरान है, बोरान, बोरान। ठीक, उसके बाद से सिलिकॉन, सिलिकॉन, उसके बाद से जर्मेनियम, जर्मेनियम, उसके बाद से आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, उसके बाद से पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम। देखते हैं 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है। ठीक है, देखते हैं 6 हुआ। अभी मैं आपको एक और बताता हूं, तो थोड़ा सा इसका हम लोग प्रतीक काउंट कर लेते हैं। ठीक है, प्रतीक। अब देखते हैं इसका प्रतीक जो है बी, बोरान। सिलिकॉन का क्या होगा, SI। ठीक है, जर्मेनियम का क्या होगा, GE। ठीक है, आर्सेनिक का क्या होगा, आर्सेनिक का AS। ठीक है, एंटीमनी का क्या होगा, SB। ठीक है, अब पोलोनियम का क्या होगा, PO। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे उपधातु हैं। क्या है, उपधातु हैं। हाँ, तो जो अगला है 7वें नंबर का वो क्या है, टेलेरियम। क्या है, टेलेरियम, टेलेरियम। ठीक है, टेलेरियम का जो प्रतीक है वो क्या है, TE है। क्या है, TE, टेलेरियम। तो देखिए ये सभी के सभी क्या है, उपधातु है। अब उपधातु का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, जिनका व्यवहार धातु अधातु दोनों की तरह क्या हो, व्यवहार करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो यही हमारे क्या है, बॉर्डर लाइन 7 तत्व हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग के सामने है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है। ठीक है, कई सेटों में 2-2 3-3 बार ये आया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न दिया हुआ है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जान लेते हैं कि जो गति का पहला समीकरण है वो किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण वेग किसके बीच, वेग और समय के बीच क्या करता है, ये संबंध को दर्शाता है। ठीक है, वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा गति का समीकरण है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा गति से रिलेटेड कुछ बातों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गति का जो समीकरण है, गति का
समीकरण, गति का समीकरण, ठीक है। यह गति का समीकरण जो है गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने, किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने गति के समीकरण संबंधित नियम दिया था, ठीक है। अब गति के समीकरण में हम लोग देखेंगे पहला समीकरण, ठीक है। फर्स्ट समीकरण, प्रथम समीकरण क्या था, ठीक है। तो प्रथम समीकरण था v इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या था? u प्लस ए टी। जो गति का दूसरा समीकरण था, सेकेंड समीकरण, ठीक है, समीकरण वो था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या था? ए टी स्क्वायर। जो तीसरा था गति का समीकरण, तीसरा जो था थर्ड समीकरण, वो क्या था देखते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो फर्स्ट समीकरण है वो किसके बीच में संबंध दर्शाता था। तो वेग, ठीक है, वेग और, ठीक है, वेग और समय, वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। वेग और समय के बीच में। दूसरा क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन वह समय, विस्थापन वह समय के बीच ये दर्शाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे कि विस्थापन मतलब स्थिति भी हो सकता है। स्थिति वह समय के बीच भी, ये कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। जो ये तीसरा समीकरण है, यह स्थिति, स्थिति वह वेग, क्या होता है? वेग, वेग के बीच, या विस्थापन, विस्थापन वह वेग, वेग के बीच में क्या करता है? संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? कह रहा है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या होगा कि यौन प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा। क्या होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा, पूरा हिस्सा कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो भूचाल आ जाएगा, समझ रहे हैं। भूचाल ना आए इसके लिए ये क्वेश्चन समझिए कि अपने जीन का आधा हिस्सा, ये लोग क्या करते हैं? जीन को थोड़ा सही कर लीजिएगा, जीन कुछ ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। जी अपने अपने जीन का आधा हिस्सा डोनेट होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे आया है प्रजनन शब्द, ठीक है। तो यौन प्रजनन में क्या होता है? यौन प्रजनन में, यौन प्रजनन में, यौन प्रजनन में क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे दो बातें समझ लेते हैं। क्या? एक मेल, ठीक है, मेल, एक फीमेल, फीमेल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 44, ठीक, प्लस एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही क्या होते हैं कि विखंडित होते हैं। कैसे विखंडित होते हैं? 22 प्लस एक्स, और दूसरा क्या होता है? 22 प्लस वाई, ठीक है। ये भी विखंडित होगा तो ये क्या प्राप्त होगा? 22 प्लस एक्स, ये होगा 22 प्लस एक्स, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे इस तरह से ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब ये प्राप्त होगा तो इसी, इन दोनों के मिलने से लड़की, मतलब लड़की के लिंग का पता चलता है, ठीक है, लड़का प्राप्त होता है, ठीक है। बात समझ में आया? ये लड़के के लिए होता है। ये जब दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो ये किसके लिए बताते हैं? लड़की, ठीक है, लड़की के लिए बताते हैं। तो बात समझ में आया आप सभी को? अब थोड़ा सा एक प्रश्न यहां से ये देख लेते हैं कि जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में 23 जोड़ी ये पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं मानव में? ठीक है, मानव में, मानव में 23 जोड़ी, 23 जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े, ठीक। और 46 क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र मानव में 23 जोड़े तथा 46 गुणसूत्र
पाए जाते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो इस प्रश्न को हम लोग समझ गए, इस प्रश्न का उत्तर भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। गोलाकार, थोड़ा यहां करेक्ट कर लीजिएगा, गोलाकार है, क्या है, गोलाकार, यहां पे भी गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह को हम लोग कहते हैं पोल या ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं, ठीक है, पोल या ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो अब ये समझना है यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या, कि जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों ही किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। क्या होते हैं, दोनों किसी कटे हुए गोले के भाग होते हैं। जो कटा हुआ गोला का भाग होता है वही वक्रता केंद्र होता है, वही क्या होता है, हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। तो देखिए, ये अमोनियम जो है ये क्या है, धनायन होता है, ठीक है। अमोनियम जो होता है धनायन होता है। हाइड्रोक्सिल जो होता है OH ये भी माइनस होता है, ठीक है। और नाइट्रेट जो कार्बोनेट जो होता है CO3-2 ये भी निगेटिव। अमोनियम जो होता है ये कैसा होता है, ये NH4+ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, धनायन होता है। नाइट्रेट भी क्या होता है, ऋणायन होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। तो पुरुष में प्राथमिक अंग कौन सा है, तो वो है वृषण। क्या है, वृषण। वृषण जो है मानव शरीर के अंग में ये क्या है, प्राथमिक यौन अंग है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यौन अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि पुरुष में कौन से यौन अंग हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला वृषण क्या होता है, वृषण, वृषण और वृषण कोश, वृषण कोश, वृषण या वृषण कोश, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, अधिवृक्क, 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 आधा क भी रहेगा, अधिवृक्क, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, शुक्रवाहिनी। क्या होता है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, ठीक है। चौथा क्या होता है, शुक्राशय। क्या होता है, शुक्राशय, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। उसके बाद से क्या होता है, श्वसन, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। ये सभी के सभी यौन अंग से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं, यौन अंग से रिलेटेड हैं। वृषण, वृषण कोश, ठीक है, अधिवृक्क, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, मूत्र मार्ग और श्वसन और प्रोस्टेट, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे यौन अंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ यौन अंगों के बारे में जाने इस वीडियो में, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग क्या जाने, वृषण के बारे में जाने। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है ये देखेंगे हम लोग 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब जब यहाँ प्रकाश का आया है तो प्रकाश का वेग
का निर्धारण, प्रकाश के वेग का निर्धारण सबसे पहले रोमर नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक है, रोमर, ठीक है, किसने किया था? रोमर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले प्रकाश के वेग के बारे में बताया गया था। ठीक है, प्रकाश के बारे में बताया गया था। अब इसके बाद से प्रकाश के वेग के बारे में ये c इक्वल टू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग प्रकाश से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9 ठीक है 46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब एक पारसेक बराबर एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.08 × 10⁻60 मीटर। ठीक है, अब क्या होता है? ये पारसेक जो होता है दूरी का, ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे कि ये प्रकाश के बारे में पढ़ लिए। अब देखते हैं प्रकाश जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, ठीक है, चंद्रमा से, ठीक है, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा? ठीक है, तो 1.28 सेकेंड का समय लगा। ठीक है, यही चीज सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय, मतलब प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा कितना समय था? 8.19 मिनट का समय लगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग समझे, इस प्रश्न से कुछ रिलेटेड प्रश्नों को भी देखे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहतरीन सा है ये भी। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, ये तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? मतलब संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, और जिनके बाहरी कोष में क्या हो, मतलब जिनके बाहरी कोष अधूरे हो, वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे ये रिलेटेड था। संक्रमण तत्व को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनके बाहरी कोष क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। इसके बारे में इतना ही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, ये देखिए, ये एग्जाम में खूब कईयों बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। ठीक है, कईयों बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्पेस का संयोजन है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? संयोजन होता है। किसका संयोजन होता है? स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, ये क्या होती है? मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा फार्मूला है। ठीक है, MkP। ठीक है, MkP से इसको याद कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गतिज ऊर्जा का हम लोग सूत्र देख लेते हैं। क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है, कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ½ mv²। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये क्या होता है? पोटेंशियल जो एनर्जी होता है, ये होता है mgh। ठीक है, देखिए, ये m द्रव्यमान है, v वेग है, ये क्या है? m क्या है? द्रव्यमान है, g है गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है? हाइट है।
ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा इसके एग्जांपल को समझ, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? जमीन पे दौड़ता बालक, जमीन पर दौड़ता ठीक है लड़का या बालक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, चलती हुई बस, ठीक है, या बस या ट्रेन, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, जैसे हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये देख लेते हैं, छत से लटका पंखा, ठीक है, छत से लटका पंखा। ये क्या है? हमारा स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी 2 को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो जिसमें विचारों का संग्रह होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का ही भाग क्या है? सेरिबेलम है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, ठीक है, विचारों का संग्रह, विचारों का संग्रह होता है, ठीक है। स्मरण होता है, ठीक है। चिंता होता है, ये सभी के सभी कहाँ होते हैं? अग्र मस्तिष्क में होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और भी 2 होते हैं, ठीक। थोड़ा थैलेमस के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या होता है थैलेमस में दर्द, गर्म, ठंडा, नींद, ये सभी थैलेमस की वजह से होता है, ठीक। थैलेमस प्रेरित करता है ये सभी क्रियाएं करने के लिए। जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें भूख, प्यार हो जाए तो भूख और प्यास सब कुछ क्या होता है? मिट जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर आता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो जब मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, Mg+O2, ठीक है, इनको जलाया जाता है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 2MgO, ठीक है। तो ये हमारे पास संतुलित समीकरण है। तो ये क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया। मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, ठीक है। हाँ, यहां पे देखते हैं, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा गणना का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था? गणना का। न्यूटन के द्वारा किसका आविष्कार, मतलब न्यूटन द्वारा गणित की शाखा में किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का आविष्कार किया गया था। अब इसके बाद से न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये हमारे सीरीज का, ठीक है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु जो होता है ठोस विलयन का क्या होता है? उदाहरण होता है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? ठोस विलयन का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ठोस विलयन में थोड़ा सा हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ठीक पदार्थों का ऐसा संगठन जिसमें क्या होता है? विषमांगी मिश्रण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे
इससे मिश्र धातु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा जाए कि कोलाइड, क्या है, कोलाइड, कोलाइड, कोलाइड जो होता है ये क्या होता है, ठीक। निलंबन क्या होता है, निलंबन, निलंबन, निलंबन। तो निलंबन जो होता है ये बिस्मांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, बिस्मांगी मिश्रण होता है, बिस्मांगी मिश्रण होता है, मिश्रण होता है, बिस्मांगी मिश्रण होता है। लेकिन ये कोलाइड जो होता है ये बिस्मांगी, बिस्मांगी विलयन होता है, बिस्मांगी विलयन होता है, विलयन होता है। बात समझ में आया। तो ये इस प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में जल्दी। थैंक यू।